हेलो दोस्तों, मैं उमराम चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर जीपीसी बाड़मेर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के विभिन्न मॉडल, परमाणु की संरचना क्या थी, उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं और वो कण कहाँ कहाँ होते हैं, और इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। तो वो मॉडल जो इस प्रकार से हैं, परमाणु के बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट लेकर आया था, अपनी अवधारणा लेकर आया था, वो था जॉन डोल्टन। जॉन डोल्टन के बाद थॉमसन आया था। थॉमसन ने भी अपना एक व्यू रखा था परमाणु की संरचना के बारे में। उसके बाद रदरफोर्ड आया था। तो रदरफोर्ड जब आया तो उन्होंने जो मॉडल दिया उसके साथ कुछ नई चीज़ों की भी खोज हुई थी, और इसके साथ साथ अन्य कणों की भी खोज होने लग गई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया था नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर के मॉडल के साथ ही और भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को सुधारने के साथ साथ जो है सोमरफील्ड ने भी अपना मॉडल दिया था, और कुछ सिद्धांत भी आए थे, प्लांक क्वांटम के सिद्धांत आए थे, श्रोडिंगर समीकरण भी आया था। तब जाके परमाणु के बारे में ये सभी चीज़ों के बारे में पता चला और सही तथ्यों के बारे में पता चला। तो हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं जॉन डोल्टन ने 1800 ईस्वी के आसपास बताया था कि परमाणु बहुत ही एक सूक्ष्म कण है और ये अविभाज्य कण है, और ये परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील है और उदासीन होता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु क्रियाशील होने का कारण यह है, इसकी पास जो ऊर्जा है परमाणु के पास, वो बहुत ही अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु एक भाज्य कण। आज मॉडर्न जो मॉडल है उसके अनुसार हम परमाणु को भाज्य कण कहते हैं। इस मॉडल के बाद आया था थॉमसन का मॉडल, जो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तरबूज का मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन ने परमाणु को जो संरचना एक तरबूज के समान बताई हुई थी, कि जैसे तरबूज को हम काटते हैं तो अंदर वाला भाग जैसा दिखाई दे रहा है, परमाणु एक ऐसा भाग है, और जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं। तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया था। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब जो है सही तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संरचना नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। और जो तरबूज का लाल वाला भाग है वो है प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉनों के अंदर धसे हुए रहते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे बाद में पता चला ये मॉडल बिल्कुल गलत साबित हुआ था। तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, रेंजिन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तरबूज वाला मॉडल भी जाना जाता है। उसके बाद इसको आगे लेके आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसको नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड ने क्या एक प्रयोग किया था, और इस प्रयोग से ही जो है परमाणु का एक भाग है, बीचों बीच वाला भाग, केंद्रीय भाग, छोटा सा भाग, पॉजिटिव भाग, जिसको नाभिक दिया था। तो इस जो है रदरफोर्ड के मॉडल से, नाभिक के मॉडल से जो है नाभिक की खोज हुई थी, और इसने रदरफोर्ड ने क्या एक प्रयोग किया था, जो है लेड से, लेड एक रेडियो एक्टिव तत्व है, लेड से एल्फा कण जो प्राप्त किए, और इस एल्फा कणों को, लेड से निकलने वाले एल्फा यानी एल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर करवाई। सोने की पन्नी का मतलब है यहाँ एक परमाणु से रिलेटेड है। तो सोने की पन्नी पर करवाई तो देखा कि अधिकांश एल्फा कण सीधे सीधे पन्नी में से निकल गए, और उस सोने की पन्नी के बाद एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया था। लेकिन कुछ एल्फा कण जो बीच वाले भाग के पास में से निकले थे, वो अपने दिशा से थोड़े डाइवर्ट हो गए थे, विचलित हो गए थे, क्योंकि एल्फा कण जो है, हीलियम के नाभिक को भी हम एल्फा कण के नाम से जानते हैं, He+2 के, जिसको He+2 से दर्शाते हैं हम। और हीलियम के जो नाभिक है, एल्फा कण है जो धनावेशित कण है,
और ये जैसे ही परमाणु के बीचों बीच वाले भाग के पास जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं। बहुत कम कण लौटकर वापस आए हैं। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश एल्फा कण तो सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, लेकिन परमाणु के बीचों बीच वाले भाग में कुछ जरूर है। और जो बीचों बीच वाला भाग है वो एक छोटा सा भाग है, और वो एक धन आवेशित भाग है, क्योंकि हीलियम का नाभिक भी धन आवेशित था, और अगर वो उदासीन होता तो उसको तोड़ सकता था, और यदि वो धनावेशित अगर वो ऋणावेशित होता तो एल्फा कण और परमाणु के बीचों बीच वाले भाग, एल्फा कण सारे के सारे वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते थे, जम जाते थे, चिपक जाते थे। लेकिन उन्होंने पता लगाया कि जैसे एल्फा कणों की प्रकृति है, यानी धनात्मक प्रकृति है, वैसे परमाणु के बीचों बीच में एक धनात्मक भाग है, और वही भाग जो है धनावेशित भाग, जिसको नाम दे दिया था नाभिक, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान हम कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे पता लगा कि इस धनावेशित भाग में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉनों के आवेश के कारण ही नाभिक पर धनावेश होता है। नाभिक के भौतिक जनक रदरफोर्ड को ही माना जाता है। इस मॉडल की कमियां भी रही थी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्जा कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती है, ये रदरफोर्ड को पता नहीं था। इसी रदरफोर्ड के मॉडल को आगे लेके आने वाला मॉडल था जो इसको आगे लेके आया था, और इसमें कुछ कमियां थी। वो थी नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, रदरफोर्ड से पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो घूमते इसकी ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए, या ये घूमता या तो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए या बाहर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आया था इन सब चीज़ों को, इस कमियां, जो भी पीछे कमियां रह गई थी, इस कमियों को सुधारने के लिए आया था नील्स बोर। नील्स बोर का मॉडल आधुनिक मॉडल है जो काफ़ी हद तक सही है, और नील्स बोर ने इस मॉडल सभी अपने जो मॉडल था विस्तार से समझा था। तो नील्स बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो घूमता इलेक्ट्रॉन न तो नाभिक के अंदर गिरेगा, न ही नाभिक से बाहर की तरफ, परिधि की तरफ जाएगा। उसका कारण यह है कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, और ये दोनों बल बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये दोनों बल बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन घूमते न तो नाभिक के अंदर गिरता है और न ही नाभिक के बाहर। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा के मान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो अपने ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तब उसकी ऊर्जा न तो बढ़ सकती है न ही घट सकती है, जब वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर जब किसी भी अन्य कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाएगी का मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ेगी कब या घटेगी कब, यानी ऊर्जा का अवशोषण करेगा या त्याग करेगा कब, जब वो अपनी कक्षा को छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से किसी उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता है वैसे ऊर्जा भी बढ़ती है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेल। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से किसी निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, त्याग करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा तो एक साथ नहीं कर सकता है। ऊर्जा को छोटे छोटे बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में, जिसे हम क्वांटा या फोटोन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट बताया था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा
जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 का बहु समाकलन का पूर्ण गुणज हो। तो ये था नील्स बोर का मॉडल, एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल था ये। इन्होंने जीवन प्रभाव क्या है ये समझा नहीं सका, स्टोर्क प्रभाव क्या है ये भी समझा नहीं सका। ये नील्स बोर के मॉडल की कमियां रह गई थी। इस तरीके से ये कुछ मॉडल दिए थे, जिसमें से सबसे बेस्ट मॉडल है नील्स बोर का मॉडल। थैंक यू।